हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 12 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है ओपनिंग मूव। अभी क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करके 49 से बढ़ा करके किया जा रहा है 74%। तो इस आर्टिकल को देखेंगे, कल रिपोर्ट हमने शाम वाले वीडियो में देख ही ली थी। अब इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि अभी इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। नंबर वन कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, मतलब जीडीपी के कंपैरिजन में इंश्योरेंस कवरेज कितना है। दूसरा, इंश्योरेंस डेंसिटी कितनी है, दैट मीन्स कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से, या फिर कह सकते हो ओवरऑल पॉपुलेशन देखें इंडिया की, तो एक इंडिविजुअल के लिए इंश्योरेंस में कितने पैसे जा रहे हैं अगर एवरेज निकाला जाए। तो ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो के साथ में। और ये जो कदम उठाया गया है, जिसमें अभी कैबिनेट की नोट मिल गई है, कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई है कि जो इंश्योरेंस एक्ट है 1938 का, उसको अमेंड किया जाएगा। अब इंश्योरेंस को 74% तक एफडीआई अलाउ कर दी जाएगी। तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्यों इतनी ज़रूरत थी इसकी, ठीक है। तो एक तो ये वाला आर्टिकल देखेंगे। इसके अलावा ये पॉलिटिक्स है, डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे यहाँ पर केरला की पॉलिटिक्स है, डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे। इधर आप देखोगे पोप फ्रांसिस की जो विजिट थी अभी इराक, ईरान, इस तरफ, ठीक है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, बिल्कुल भी काम का नहीं है हमारे, ये डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। आइडिया पेज भी तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्टिकल है हायर एजुकेशन को लेके कि क्वेकरली सिमोंड्स की अभी जो रैंकिंग डिक्लेयर हुई है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वर्ल्ड में जितने भी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसमें इंडिया की मतलब 12 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप 100 में कंसिडर हुई है अब की बार। और अपने एक पर्टिकुलर कोर्सेज को लेके, पूरा इंस्टीट्यूशन नहीं, पर्टिकुलर कोर्सेज को लेकर के, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स अलग अलग, जैसे पॉलिसी मेकर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, इंडस्ट्री हो गई, ये क्या कर सकते हैं, इनका क्या रोल है, ठीक है, जानेंगे। अच्छा आर्टिकल है हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर द इनजस्टिस सिस्टम, अभी रिसेंटली एक दो वर्डिक्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें अगर एक तरीके से मैरिटल रेप का अगर मुद्दा है कोई, या फिर जो लिव इन रिलेशनशिप में कोई मुद्दा है रेप का, तो उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पैट्रियार्की की पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पैच किया है उसमें वर्डिक्ट, ठीक है। तो राइटर जो शालिनी नायर हैं वो इस पर सवाल उठा रही हैं कि ये जो सिस्टम चलता आ रहा है ना, जिसमें हमारे यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 375 जो है वो मैरिटल रेप को कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज नहीं करता है, तो उस केस को थोड़ा सा हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि क्या ज़रूरत है अभी की। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स हैं, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट देखो, एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट देखो, तो कहीं ना कहीं जो रेप केसेस हैं उनमें ज़्यादातर केसेस का जो हिस्सा है ना, वो रिलेटिव्स के द्वारा ही कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रिलेटिव्स ही कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑफेंडर है, ठीक है। जानेंगे इस आर्टिकल को भी। वुमेन डिग्निटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है वो आर्टिकल। फिर हम देखेंगे ये वाला इफेक्टरी फॉर क्वाड, क्योंकि क्वाड जो है अब एक रियलिटी बन गया है। आज 12 मार्च हो गई, आज वर्चुअल मीटिंग होने वाली है चारों कंट्रीज़ के लीडर्स की। तो यहाँ पर ये फैक्ट्री कौन है जी? बिल्कुल इंडिया, कि चाइना को कैसे रिप्लेस कर सकता है। क्या क्या अभी साबित कर दिया है इंडिया ने कोविड-19 एरा के टाइम पे, कि भाई अभी जो चल रहा है पूरा पीरियड, पिछले साल से 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट, तो इंडिया ने क्या परफॉर्मेंस दी है जिसके बेसिस पे आज चाइना की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करने के लिए ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज रेडी हैं, ठीक है। जानेंगे इस आर्टिकल को इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है ओपनिंग मूव। देखो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट सेशन के टाइम पे अपने बजट स्पीच में ये चीज़ कह दिया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीज़ करेंगे। और इसी लाइन में यूनियन कैबिनेट ने बुधवार, मतलब कल वेंसडे को अप्रूवल दे दिया अपनी, मतलब परसों, ठीक है, अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया कि अमेंड करना है हमें इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, जिसमें एफडीआई की जो लिमिट है वो 49% से इंक्रीज़ करके 74% कर दी जाएगी। अब इसमें जो अमेंडमेंट लाया जाएगा वो भी इसी बजट सेशन में लाने की बात की जा रही है। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो जिन चीज़ों के लिए कमिटमेंट है, जो रिफॉर्म्स लाना चाहती है, वो ला करके ही रहने वाली है, ठीक है। साथ में आप देखोगे अभी भी फार्मर्स का प्रोटेस्ट है वो अभी तक रुका नहीं है। उसके बावजूद जो सरकार है वो नए लॉज लाने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रही है। तो ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं शो होता है।
इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर बात करें, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि इंश्योरेंस का परसेंटेज आप निकालो, इंश्योरेंस प्रीमियम का परसेंटेज निकालो जीडीपी के कंपैरिजन में, ठीक है, तो वो हो जाता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। अगर एशिया की बड़े दूसरे कंट्रीज़ के साथ में भी हम कंपेयर करें ना इंडिया को, तो हम बहुत पीछे हैं, हमें अभी बहुत कुछ प्रोग्रेस रजिस्टर करने की ज़रूरत है। देखो हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज़ की ऐसी बात नहीं है कमी है, 24 तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं और 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पर हमारे देश में काम कर रही हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है, उसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बताया कि इंडिया में 2001 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना था, 2.71% जीडीपी का, जो कि बढ़कर के 3.76% ही हो पाया 2019 तक, जो कि मलेशिया जहां पर 4.72, थाईलैंड 4.99, चाइना 4.3 तक का जो जीडीपी के कंपैरिजन में इंश्योरेंस प्रीमियम है वहां पर, उससे भी हम बहुत पीछे हैं। मलेशिया, थाईलैंड जैसे कंट्रीज से भी हम यहाँ पे पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर देखें तो इंडिया का स्टैंड कहाँ पर बनता है। देखो हम जहाँ पे 3.1% लाइफ इंश्योरेंस की बात की जा रही है, ये टोटल इंश्योरेंस था, ठीक है, जिसमें जनरल आ गया, व्हीकल ये सारे आ गए इसमें, 3.76 वाला। तो अब लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इंडिया में हमारे पेनिट्रेशन कितना है लाइफ इंश्योरेंस का, केवल 2.82, समझ गए, जीडीपी के कंपैरिजन में इतना ही परसेंट पेनिट्रेशन है, जो कि 2013 में कितना हुआ करता था, 3.1%, तो डिक्लाइन कर गया है लाइफ इंश्योरेंस। और नॉन लाइफ एस्टिमेट की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं, अब आप देखोगे नॉन लाइफ वाला 0.94% 2019 के टाइम पे था। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग पॉइंट है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत थी। इसी को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो हर्डल्स थी ना, कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर को एक प्रेवलेंस दी जाए, कैसे पेनिट्रेशन इंक्रीज की जाए, उसके लिए। दूसरी अगर बात करें ग्लोबल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मतलब एक एवरेज निकले ग्लोबली, तो वहाँ पर लाइफ सेगमेंट में तो है कितना, 3.35%, और जबकि नॉन लाइफ सेगमेंट में कितना है, 3.38%। तो दोनों कंपैरिजन में लाइफ सेगमेंट में तो चलो ठीक है, ग्लोबल एवरेज से हम अच्छा परफॉर्म ग्लोबल एवरेज से कम है, चलो सॉरी, ठीक है, कितना है, 2.82% ही है, राइट। और नॉन लाइफ सेक्टर की बात भी करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम ग्लोबल एवरेज से भी कम हमारे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। दूसरी बात आ जाती है इंश्योरेंस डेंसिटी की। इसका मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम जाती है उसका रेशियो आप निकालो टोटल पॉपुलेशन के साथ में। तो इंडिया का आप देखोगे 2001 में कितना था ये इंश्योरेंस डेंसिटी, $11.5 ओनली, जो कि 2019 में बढ़ के केवल कितना हुआ, $78, ठीक है। जबकि एशिया के दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर मलेशिया $536, थाईलैंड $389, और इसी तरीके से चाइना $430 के ऊपर स्टैंड करता है। तो इनसे हम बहुत पीछे हैं, अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कहाँ 78, कहाँ ये ट्रिपल के फिगर्स आप देखो। तो देखो इसमें बहुत सारे रीज़न आप देखें। देखो एक तो क्या है, लो पेनिट्रेशन, कि जीडीपी के कंपैरिजन में इंश्योरेंस कवरेज बहुत कम दिया जा रहा है, तो इसको इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी था। बट प्रॉब्लम क्या थी, ये एक कॉस्टली इफेक्टिव, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी हमारे यहाँ पे, या ज़्यादा चलती है। साथ में जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको अपने लिए अपनी फर्म्स को स्टैब्लिश करना और उनके बेस को ब्रॉडन करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए उनको कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ती है। अब कंपनियाँ ही अगर महंगे में प्रोडक्ट्स को परचेज कर पा रही है या इन्वेस्ट कर पा रही हैं, तो फिर वो कहीं पर प्रोडक्ट जो है, फाइनल आउटकम जो है, या फिर जो कंज्यूमर्स को फ़ायदा पहुंचाने की बात आए, तो वो सस्ते में कैसे हो सकता है। इसलिए एफडीआई इंक्रीज को लिमिट करने से क्या होगा, कैपिटल आएगी फर्म्स के पास में। इससे क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपने कवरेज को एक्सपेंड कर पाएंगी। और देखो जिस तरीके से एक्सपेंशन होगा तो नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज वो भी तो बढ़ेगा ना, और ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज होगी तो कंपटीशन भी आएगा, और कंपटीशन आएगा तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पर सस्ते में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली अगर करंट लिमिट की बात करें ना, 49% की जो लिमिट अवेलेबल है, उसमें भी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई की बात की जाए, जो कि आप कह सकते हो कि मतलब ओवरऑल जिसमें एफडीआई और एफपीआई दोनों आ जाती हैं, ठीक है। एफपीआई का मतलब 10% से कम जो इन्वेस्ट करती हैं किसी भी फर्म की टोटल जितनी भी वैल्यूएशन है उसकी, और एफडीआई का मतलब 10% से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो एफआईआई, एफडीआई और एफपीआई तीनों का आप अच्छे से देख लेना, राइट। तो एफआईआई होल्डिंग्स की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर इंश्योरेंस फर्म्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो 49% से भी कम है, जबकि विंडो जो थी वो 49% थी। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि
ये जो फॉरेन कंपनीज हैं या फॉरेनर्स इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास में ऑनरशिप राइट नहीं मिल पा रहा था। तो हो सकता है शायद उस वजह से हिचक हो उनके मन में, ठीक है। तो अभी क्या है, 74% तक अलाउ कर दिया जाएगा, तो वो ऑनरशिप वाला जो बैरियर है वो भी तो हट गया ना। बट एक चीज़ ये भी बताई थी कल की रिपोर्ट में कि कंट्रोल भी रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया जाएगा, फिर अपनी मनमानी करने लग जाएंगे इंटरनेशनल कंपनीज, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। देखो, एवरेज इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो, अभी तक तो देखो जितना करंट लिमिट है उससे भी कम है। बट एक थोड़ी सी कंफर्ट जोन थोड़ी और ज़्यादा प्रोवाइड करना फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा अट्रैक्शन करेगी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को खींचेगी। साथ में आज देखो हमारे कंट्री में फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा, एवरेज हिस्से अगर बात करो, लगभग 63 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश की, अराउंड 63 करोड़ पॉपुलेशन वो 25 साल या उससे कम की है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। और एवरेज कितना आ रहा है, हमने कल देखा था एक आर्टिकल जिसमें हमारे जो एज मीडियन है वो कितना है, 28.3 या 28.5 ईयर्स के लगभग आ रहा था। तो अभी इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेमोग्राफिक भी कहीं ना कहीं, डेमोग्राफिकली भी फेवरेबल कंडीशंस हमारे यहाँ पर है। तो क्यों ना इंश्योरेंस सेक्टर को और ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए और उस अट्रैक्शन के बेसिस पे और ज़्यादा कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके। देखो, जो स्मॉलर इंश्योरेंस कंपनीज है ना, उनको बेनिफिट हो जाएगा इसमें, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म जो लोन रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बैंक्स तो देते नहीं है, और देते भी हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी बाउंडेशन लगा दी जाती है। तो जो छोटी इंश्योरेंस कंपनीज है, उनमें जब फॉरेन का ये जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा उनको, ठीक है। और उससे एडिशनल बेनिफिट क्या होगा, देखो बाहर से जो कंपनियां आएंगी यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी यहाँ पर लेकर के आएंगी, ग्लोबल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और नए प्रोडक्ट्स और साथ में अवेलेबल करा पाएगी। और साथ में जो हमारे यहाँ पर यूथ है जो जॉब के लिए सीख करते हैं, तो उनको भी जो जॉब मिलेगी ना, तो एक अच्छी खासी स्किल भी अवेलेबल हो जाएगी। तो देखो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो जाएगा, कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ टू ग्रो बेटर कॉलेजेस। आर्टिकल लिखा है अनिंद्या चटर्जी के द्वारा। अभी देखो ग्लोबल क्यूएस ने अपनी तरफ से, क्वैकरली सिमंड्स ने अपनी तरफ से जो रैंकिंग डिक्लेयर की है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनमें 12 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की हैं जो कि टॉप 10 स्पॉट में अपना नाम दायर कराने में सक्सेसफुल रही है, वो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे हमें कहीं ना कहीं अप्लॉज करने की भी ज़रूरत है, इस चीज़ को एनकरेज करने की भी ज़रूरत है। बट आज अगर हम देखें तो एजुकेशन सिस्टम की जो रियलिटी है हमारे देश की, तो कितनी सारी यहाँ पर हमारे 10,000 से भी ज़्यादा ही कॉलेजेस हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, उनमें से केवल 12 ही हैं जो कि टॉप रैंक में कंसिडर हो रही है। तो देखो ये जो शुरुआत है या फिर जो हायर एजुकेशन की रैंकिंग जो डिक्लेयर हो रही है, उसमें हमारी कॉलेजेस धीरे धीरे अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो ये अच्छी बात है। बट जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है, तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो थोड़ा हमें एक जो पूरा आउटकम है और जो इनपुट है उस पर दोनों में हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो कॉलेजेस है ना, हम ये तो कह नहीं सकते कि हाँ कॉलेजेस बहुत सही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि 12 कॉलेजेस कोई फिगर में देखो तो इतना ज़्यादा है नहीं। बट हमें थोड़ा सा एक इस एनालॉजी को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी, हमें कुछ स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने की ज़रूरत होगी, जिससे कि हम एक कंक्लूजन निकाल सकें। क्योंकि हर एक स्टेक होल्डर का अपना अपना रोल है, उन रोल्स को हमें थोड़ा सा डिकोड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो राइटर यहाँ पर एग्जाम्पल तो दे रहे हैं बॉडी को कैसे फिट रखा जा सकता है। बोले कि अगर आप मोटे हो तो थोड़ा कम खाओ और पैदल ज़्यादा चलो, मूवमेंट ज़्यादा करो, तो अपने आप आपकी वो वेट है, ओवरवेट है, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। सिमिलरली एक कॉलेज कैसे इंप्रूव हो सकता है, इसके लिए बोले बेटर टीचर्स होने चाहिए वहाँ पे, और साथ में उनके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारा रूम भी होना चाहिए कि हाँ वो खुद को भी इम्प्रूव करते रहें। साथ में स्टूडेंट जो हैं वो भी एक अच्छे लर्नर होने चाहिए ना, टीचर ही सारे अच्छे हों और स्टूडेंट वहाँ पे क्वालिटी नहीं आए तो फिर बाद में वो टीचर्स को फिर एक एनकरेजमेंट नहीं मिलता है कि अच्छी पढ़ाई कैसे प्रोवाइड करें। तो वही बात है, दोनों तरफ से हमें समझने की ज़रूरत है कि इनपुट जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं और लर्नर जो आउटकम जहाँ पे हम देखते हैं एजुकेशन के बाद में स्टूडेंट्स, वो भी एक अच्छे लर्नर होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इनके पीछे बहुत सारे सिस्टमेटिक रीजंस हैं कि बहुत सारी कॉलेजेस होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर एबिसिमल क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। देखते हैं क्या है। देखो अल्टीमेट ड्राइवर अगर देखें क्वालिटी एजुकेशन की, तो वो है कि एक स्टूडेंट की डिज़ायर क्या है, वो क्या करना चाहता है। बट आज की रियलिटी क्या है कि करियर में क्या करेगा बच्चा,
करियर इंप्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बच्चा ध्यान देता है, जैसे आईआईटीज़ का यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है। आईआईटीज़ में बच्चे क्यों जाते हैं? बोलो वहाँ पर जाएंगे, अच्छा पैकेज मिलेगा, रेपुटेशन मिलेगी हमें सोसाइटी में। तो यहाँ पर राइटर एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि बोला आईआईटीज़ में एंट्रेंस पॉइंट जो है ना, वहाँ पर ही डिसाइड हो जाता है कि वो किस क्वालिटी के बच्चे हैं। ठीक है, जैसे जेईई, एडवांस और मेंस ये जो होता है ना, उसके बाद में उनकी एंट्रेंस हो जाती है आईआईटीज़ के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में उनका जो स्टेटस है वो तो क्लियर हो ही गया कि बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे हैं, मेहनत करने के लिए तैयार है, लर्न करने के लिए तैयार है। बट उनका फिर 4 साल का जो कोर्स होता है बीटेक का, वहाँ पर जो ग्रेजुएशन करते हैं अपनी, फिर उसके बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो एम्प्लॉयर्स जो है ना, जिनको नौकरी देनी है, वो क्या करते हैं, इनके ऊपर नज़रें पहले ही गड़ा के बैठ जाते हैं कि आईआईटी से हमें प्लेसमेंट लेने हैं। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं ये 4 साल का जो कोर्स है ना, ये एक बैरियर का काम करता है इन स्टूडेंट्स के बीच में और ये इधर एम्प्लॉयर के बीच में। वो बैरियर ही कहीं ना कहीं हमें इस बैरियर को ही यूजफुल, यूटिलिटीफुल बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो आईआईटीज़ में एंट्री के लिए जो एग्ज़ाम दी जाती है, एंट्रेंस टेस्ट जो दिया जाता है, वो एक बहुत हाई वॉल है, उसको क्रॉस करने में बहुत ज़ोर आता है और बहुत कम बच्चे क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, बट जो एग्जिट पॉइंट है वो बड़ा आसान है। तो इस तरीके से क्या हो गया, जो मेन बैरियर है वो क्या है, ये एंट्रेंस टेस्ट ही हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी आज आईआईटीज़ के सिलेबस को डिकोड करें या आईआईटीज़ के सिलेबस को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर सोसाइटी से कनेक्शन कम दिखाई देता है और सोसाइटी से कनेक्शन ज़्यादा किसका दिखाई देता है, आईआईटीज़ में जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका। तो क्यों ना इन सिलेबस को, ये जो सिलेबी है, इनको सोशल एक्टिविटीज से और एक इंटरकनेक्टेडनेस के अंदर काम करवाया जाए। इससे क्या होगा, जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो अपने आप ही इंप्रूव होगा, कॉलेजेस ऑटोमेटिकली अच्छे से परफॉर्म करनी शुरू करेंगी और जो रैंकिंग है कॉलेजेस की वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज अगर हम देखें तो जॉब्स की कैटेगरी बहुत सारी की जा सकती है, हायर पेड, मिडिल पेड और लोअर पेड, अगर 3 कैटेगरीज भी करें तो हायर पेड में तो वो जो बच्चे जाते हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम बहुत डिफिकल्ट वाली फेस की है। ठीक है, अब कोर्स चाहे कैसे भी परफॉर्म किया है वो मैटर नहीं करता है, बस उन्होंने आईआईटी जेईई क्लियर कर लिया ना, तो उसके बाद में फिर उनको अच्छा जॉब मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिडिल की बात की जाए तो ये थोड़ी बहुत हैं कुछ कॉलेजेस जहाँ पर मिडिल इनकम, मतलब मिडिल सैलरी वाले जो एम्प्लॉयमेंट है वो उनको अवेल हो जाते हैं। और लोअर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये अबंडेंटली अवेलेबल है, इसीलिए ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो अपनी क्वालिटी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते नहीं है। बोले कि ये जो बच्चे आ रहे हैं हमारे क्लास में, मान लो कि कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है या कोई भी ह्यूमैनिटीज़ का कॉलेज चल रहा है, तो वहाँ पर अगर एजुकेशन लेने के लिए कोई बच्चा आता है तो उससे एक तो क्या है, उसको ईजिली एडमिशन मिल जाता है। दूसरा, वो कॉलेजेस उन पर ज़्यादा इन्वेस्ट इसलिए नहीं करती कि बोले कि इनको काम तो करना है ही, वो भी लोअर पे स्केल पे करेंगे। तो इस चक्कर से क्या होता है, वो जो लोअर कॉलेजेस है ना, उनके लिए कोई एनकरेजमेंट का स्कोप नहीं दिखाई देता कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जिससे कि इंटरनेशनली एक कंपटीशन में अपने आप को वो स्टैंड समझ पाएँ। क्योंकि यही कहीं ना कहीं सोसाइटी में कंसिडर किया जाता है कि बच्चे का करियर क्या है। तो मतलब करियर आउटकम्स को हमने ज़्यादा ध्यान में रखा है, बजाय कि एक एक्चुअल में जो करियर आउटकम पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन सिस्टम को हमने ओरिएंट कर दिया है। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि करियर आउटकम्स को हमें सोसाइटी के साथ में प्रेजेंट और फ्यूचर, इन 2 पर्सपेक्टिव में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। देखो कि कॉलेजेस बहुत सारी मुश्किलों का सामना करती हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि बड़ा आसान होता है वहाँ पर एजुकेशन देना। ठीक है, जिसमें कि एजुकेशन देना, अब एजुकेशन से पहले हमने बात की स्टूडेंट, टीचर और इंडस्ट्रीज, इनकी डिमांड क्या है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी पॉलिसी मेकर्स क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इम्प्रूवमेंट लाना है तो हमें सोसाइटी को कन्विंस करना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई जो चीज़ आप जिस चीज़ को जैसे रुपए के हिसाब से देख रहे हैं कि किसका कितना प्लेसमेंट हुआ है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो सोसाइटी को ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी को वैल्यू प्रोवाइड करता है, और उन वैल्यूज़ का इनकलकेशन फिर जो कोर्सेज हैं उनमें होता रहे कंटिन्यूस बेसिस पे। तो उससे रिजल्ट क्या मिलेगा, जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज है ना, उनको अपने आप ही आइडेंटिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वैल्यू सिस्टम को कनेक्ट करना ग्रेजुएशन सिस्टम के साथ में। अब जो बड़े कॉलेजेस हैं ना, टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप कॉलेजेस, उनके पास में तो क्या होता है, देखो हिस्ट्री
और उनके पास में इनकम्बेंसी रहती है कि हाँ ऑलरेडी आईआईटीज़ की हमने बात की, देखो आईआईटीज़ के पास में तो टैग है, ठीक है, तो वो तो क्या करेंगे ऑटोमेटिकली बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगी, तो वहाँ से तो आउटकम डेफिनेटली बढ़िया ही मिलेगा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर अर्थमेटिक प्लेन की अगर बात करें टोटल कैलकुलेशन, तो देखो लगभग 1000 कॉलेजेस में से 100 में तो टॉप 100 में तो 100 ही आएंगी ना, बचेंगी तो 900 कॉलेजेस तो टॉप 100 रैंक में आ ही नहीं सकती ना। और अगर 400 जो कॉलेज जिस रैंक पे आ रही है, 400वीं रैंक के ऊपर जो कोई कॉलेज आ रही है, उसको अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, उसके स्टूडेंट्स का आउटकम क्या है, और साथ में जो बेटर एजुकेशन सिस्टम है वो मिल पा रहा है कि नहीं। अब देखो बेटर एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, एक वैल्यू क्रिएट करता है, और वो वैल्यू क्रिएट कहीं ना कहीं सोसाइटी से इंटीग्रेशन के साथ में और ज़्यादा एनहेंस की जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि हम और ज़्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचें और उन पर वर्कआउट कर सकें, ठीक है ना। तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ की ज़रूरत हो, जैसे कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है डिमांड के बेसिस पे जो डेवलपमेंट हो, ठीक है। प्रपोज का मतलब होता है कि आप जो चाह रहे हो वो करो, बट एक्चुअल में डिमांड के बेसिस पे आप अगर परफॉर्म करना शुरू कर देते हो ना, तब जाकर के ऑर्गेनिक ग्रोथ आती है। अगर वो ग्रोथ हमें चाहिए है तो स्टेक होल्डर्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पॉलिसी मेकर्स जो कानून बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, उनका क्या रोल हो सकता है। तो टॉप पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको देखो ग्रेटर ग्रोथ की तरफ अगर जाना है तो देखो बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने की ज़रूरत है, जो कि पिछले कई सालों में कोशिशें की भी जा रही है। क्योंकि आज डेमोग्राफी की बात करो, इंडिया में लगभग 65 करोड़ लोग जो हैं इंडिया में अभी पॉपुलेशन के, वो 25 साल या उससे कम उम्र के हैं, और ऐसा पोटेंशियल किसी भी कंट्री के पास में नहीं है। तो इस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए पॉलिसी मेकिंग करो। इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा काम कर रही हैं। देखो जो भी कंट्रीज़ आज लीडर्स बन के बैठे हैं ना, उन्होंने खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, दूसरे कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से ज़्यादा उन्होंने विश्वास रखा है कि खुद की टेक्नोलॉजी। चाइना क्यों है आज, ठीक है, खुद की टेक्नोलॉजी बेसिस पे। यूएसए क्यों डेवलप हो पाया था, खुद की टेक्नोलॉजी बेसिस पे। तो अभी क्या है, इंडियन इंडस्ट्री ने भी इसी चीज़ पर ध्यान दिया है। देखो बेसिकली अभी तक तो क्या था कि जो हमारी रिलायंस है, इंडस्ट्रीज़ की जो रिलायंस है, वो ओल्डर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रही हैं। वो भी कौन सी ओल्डर टेक्नोलॉजी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने यूज़ कर दी और अब वो आउटडेटेड हो गई, वहाँ पर उन पर रिलाई कर रही हैं। पर अब धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लो ग्रोथ दिखाई दे रही है कि हम हमारी खुद की डेवलपमेंट के लिए एक इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। इससे क्या होगा, हमारी खुद की क्वालिटी अच्छी बन पाएगी, और इससे क्या होगा, हमारे बच्चों को और एनकरेजमेंट आएगा। एक क्वालिटी या एक होता है ना जो टैग इंडिया है, वो अपने आप में बनना शुरू हो जाएगा। जो आत्मनिर्भरता की हम बात भी करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये बात थोड़ा लंबा है, थोड़ा धीमा है, पर ज़रूरत भी है इसकी, और इसकी तरफ हमारी कॉलेजेस और हमारी इंडस्ट्री काम भी कर रही है, तो ये वेलकमिंग भी है। फिर नेक्स्ट स्टेक होल्डर आ जाते हैं कॉलेज टीचर्स। देखो एक कॉलेज तभी फ्लॉरिश करती है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बहुत गजब के टीचर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कंपटीशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक मार्केट फोर्स को काम करवाने के लिए, और साथ में गुड कॉलेजेस तभी बन के निकलती हैं जब वहाँ पर कंपटीशन के बाद में अच्छे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। देखो आज एंट्रेंस एग्जाम की हमने बात की, जैसे कि मैंने आईआईटी जेईई की बात की, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब भी वो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो टॉप स्कोरर जो होते हैं ना, उनको अपने आप ही अच्छी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाती है। अब हमारे यहाँ पर जो नेशनली रिनाउंड फेमस जो डिग्री कॉलेजेस हैं, वो किस बेसिस पे एंट्री देते हैं बच्चों को, बोर्ड एग्जाम्स में कितना स्कोर उन्होंने किया है, और उसके लिए वो क्या करते हैं, कट ऑफ जो है वो लगातार हाई करते जाते हैं। जैसा कि अब कुछ महीने पहले की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ गई थी वो 99% से भी ऊपर थी, अराउंड 100% कट ऑफ गई थी। अब आप सोचो 100% कट ऑफ अपने आप में बहुत ज़्यादा, एक तरीके से पूरा स्कोर, एक मार्क्स भी नहीं कटे। तो उस केस में अगर बच्चे परफॉर्म करके और वहाँ पे एंट्रेंस लेते हैं, तो आप ये तो क्लियर ही है ना कि वहाँ पर क्वालिटी जो बच्चों की है वो अच्छी ही है। साथ में देखो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो है ही, उसके अलावा वीआईटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, इनके हिसाब से भी देखें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और
पिछले 35 सालों से पहले की अगर बात करें तो जो आईआईटीज में प्रोफेसर होते थे, बोला उससे भी बेटर क्वालिटी के टीचर्स जो हैं वो इन प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट स्टेक होल्डर है वो टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, बट वही है वॉल्यूम के कंपैरिजन में अभी भी जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है वो रेशो कम बन पा रहा है। फाइनली फिर आते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट तो देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट ही है। देखो स्टूडेंट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग करने की कोशिश करता है। अगर एक स्टूडेंट को लगता है ना कि हाँ मैं इस कॉलेज से पढ़ूंगा और यहाँ से बाहर निकलने के बाद में मुझे शानदार प्लेसमेंट मिल जाएगा, नौकरी अच्छी मिल जाएगी या मेरा करियर जो है वो अच्छा बन जाएगा, तो उस केस में वो क्या फिर मेहनत भी अच्छे से कर पाता है। उल्टा उसके कि वो कॉलेज जहाँ पे उसने एंट्री ले ली और वहाँ पर उनको कोई एनकरेजमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, यार कोई 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी या फिर शुरुआत हमें जीरो से करनी पड़ेगी, तो वो फिर क्या लर्निंग पे इतना ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए हमें कंपेल करना पड़ेगा कि जो बेटर इंस्ट्रक्शंस हैं वो ग्रैब करें और उसके लिए वो रेडी रहें। ठीक है, जो लर्निंग का मल्टीट्यूड है ना, स्टूडेंट्स का जो मल्टीट्यूड है वो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है। बहुत सारी राइटिंग्स आ रही हैं अभी कि जो लेक्चरर्स हैं कुछ कॉलेजेस में वो अभी भी क्वालिटी तक नहीं आ पा रहे हैं, तो सब पर हैं। दैट मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है। पर एक चीज़ यहाँ पर आप देखो कि लेक्चरर्स जो अच्छे होंगे वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, जहाँ पर स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। अब आप देखो स्टूडेंट्स किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिस कॉलेज की फैकल्टीज अच्छी होंगी। तो कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से हमें इस एनामली को समझने की ज़रूरत है। स्टूडेंट और टीचर और साथ में इंडस्ट्रीज और पॉलिसी मेकर, इन सब को अच्छा करने की ज़रूरत है, तब जा करके हमारे यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा पाएगी। तो स्टूडेंट्स की जो मल्टीट्यूड है, जो उनकी डायनामिक्स है, जो उनकी सोच है, उसमें एजुकेशन की बेटर एजुकेशन की डिमांड हमेशा बनी रहती है और एक सोसाइटी में वो वैल्यू भी क्रिएट करते हैं। बेटर एजुकेशन से वैल्यू और सोसाइटी की वैल्यूज़ को अगर एजुकेशन में इनकलकेट कर दिया जाए, एडजॉइन कर दिया जाए, फिर देखो आप, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे आज की बात करें फॉर एग्जांपल कि स्टार्टअप्स की बात हम करते हैं, स्टार्टअप्स जो भी क्रिएट किए जा रहे हैं तो वो किस बेसिस पे है कि भाई आज की जो डिमांड क्या है, ठीक है, मार्केट में उसको देखो और टेक्नोलॉजिकल आउटकम आप तैयार करो। जैसे कोविड-19 की अगर बात करें, जैसे हम आर्टिकल में नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे कि कोविड-19 आउटब्रेक के बाद में इंडिया ने पीपीई किट्स जो जीरो प्रोड्यूस करता था इंडिया, वो 10 लाख से भी ज़्यादा पीपीई किट्स डेली के प्रोड्यूस होने लग गए। तो ये चीज़ किसके ऊपर बेस्ड थी? मार्केट की डिमांड को ध्यान में रख करके स्टार्टअप्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स टैलेंट तो अवेलेबल है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाता है कि मार्केट की डिमांड क्या है वो आइडेंटिफाई करे स्टूडेंट्स और फिर उसके बेसिस पे अपने आउटकम को, उस वैल्यू को फुलफिल करने के लिए काम करे। इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली रिवॉर्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा। उससे देखो स्टूडेंट को या फिर जो यूथ है उसको भी फायदा होगा और सोसाइटी को भी फायदा होगा। और आज देखो सबसे कम फैटेलिटी रेट है वर्ल्ड में कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो राइटर यहाँ पे बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें बार बार जो काम करना है वो ये कि टीचर और स्टूडेंट, इनके बीच में जो सोसाइटी का जो एम है ना, उसको और हमें बीच में लाने की ज़रूरत है। साथ में जो लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें कि ग्रेजुएशन के टाइम पे जो कोर्सेज हैं उनको ऑब्स्टेकल्स की तरह ना ट्रीट करके इंडस्ट्रीज़ के लिए कहीं ना कहीं वो एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर देने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कॉलेज ग्रेजुएशन जो कैरिकुला है वो उसको इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करवा करके फिर काम करवाएं, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अच्छी हो और साथ में एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म हमारी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाए। ठीक है ना, तब आत्मनिर्भरता भी आ जाएगी इससे। साथ में इंडियन सोसाइटी देखो हमेशा से लोगों पर इस तरीके से ये ध्यान नहीं देती कि वो काम क्या करते हैं क्या नहीं, पर ये देखते हैं कि लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। देखो हेल्थ, फूड, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी, गार्बेज, वाटर, एनर्जी, फार्मिंग और बहुत सारी हज़ारों चीज़ें हैं जिनमें बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश की कमी नहीं है। बस ज़रूरत क्या है, मार्केट मॉडल बेस्ड हम काम करें, एफिशिएंट वे में काम करें और जो दीवारें हैं ना, क्लासरूम्स जहाँ पे ग्रेजुएशन के टाइम पे एजुकेशन ली जाती है और जो रियल लाइव्स है, जो सोसाइटी में एक आदमी जीता है, उनके बीच की जो दीवारें हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, कॉलेजेस और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, ओवरसीज जो टैलेंट है उसको भी हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, ग्रोथ भी इंश्योर हो पाएगी, सस्टेनेबल मैनर में हो पाएगी और वर्कफोर्स जब इंप्रूव हो जाएगी
जॉब अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी हमारी बेटर हो जाएगी, फिर हमें किस बात की डर है? स्किल डेवलपमेंट भी होता चला जाएगा, ग्रोथ ऑटोमेटिकली नेशनल लेवल पे ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। तो पॉइंट यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस को हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मेन जो पुलिंग फैक्टर रहेगा ना वो है स्टूडेंट्स की एस्पिरेशन, फिर वो अपने आप ही खींच लेगा। तो कहने का मतलब एक बॉटम अप अप्रोच बनाओ जो कि फिर अनस्टॉपेबल मैनर में कंटिन्यू करें। ये जो राइटर हैं वो आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है अ फैक्ट्री फॉर द क्वाड। आर्टिकल लिखा है अखिलेश मिश्रा जी के द्वारा। देखो, क्वाड्रिलेटरल या क्वाड, इसका रिवाइवल, और इसमें जो मेन थीम है वो सिक्योरिटी के लिए बातचीत करते हैं ये कंट्रीज, ठीक है। और वो भी कब? जब चाइना जैसा कंट्री अपनी अथॉरिटेरियन रिजीम जहां पर सिर्फ एक पार्टी का रूल चलता है और वो डेमोक्रेटिक ऑर्डर को चैलेंज करता हुआ आगे बढ़ना चाहता है, तो उस केस में ये 4 कंट्रीज क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो साथ में आते हैं 2007 में। और फिर बाद में कोशिश की जाती है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट कंसिडर हो पाएगा अगर फ्यूचर में इसको सही से मतलब एक तरीके से टैकल नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ी बात क्या थी? चाइना के पास में रिसोर्सेज बहुत सारे थे और स्ट्रेंथ बहुत सारी थी। तभी तो 2007 में क्वाड का आइडिया, उस टाइम पे जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उन्होंने बोल दिया था कि क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एक इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए। बट क्यों चाइना को उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं किया गया था? क्योंकि चाइना एक ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर का काम कर रहा था। चाइना से दुश्मनी लेना और चाइना पर ही डिपेंडेंसी रखना, ये दोनों चीज़ें साथ में चलना बहुत मुश्किल थी। बट आज जो कुछ भी है वो क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्यों क्वाड की इतनी ज़्यादा मीटिंग हो रही है? तो बोला इसके लिए चाइना को रिप्लेस करने के लिए अभी सब लोग इंडिया की तरफ एक आशा की नज़रों से देख रहे हैं, और इंडिया जो है वो इन सारी आशाओं को फुलफिल करने का मादा भी रखता है। देखो, ऑस्ट्रेलिया का 2020 में जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज हुई, जिसमें जापान, इंडिया और यूएसए तो हमेशा से पार्टिसिपेट करते हैं, बट 13 साल बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया की एंट्री, तो ये क्वाड मेंबर्स का ही तो पार्टिसिपेशन हो गया। तो बोला एक तो ये चीज़, इसके अलावा जो अभी 12 मार्च को, जैसे कि आज की डेट है, यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग होना, जो पहली बार मीटिंग होगी, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा माइलस्टोन वाला काम है, वाटरशेड इवेंट है अपने आप में। तो ये क्या हुआ ऐसा कि 2007 में क्वाड जिसका आइडिया आ चुका था, उसके बावजूद फिर 2020 में क्वाड 2.0 क्यों एक तरीके से वायबल ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो इसके पीछे हैं बहुत सारे रीज़न, जिसमें नंबर 1 रीज़न है, फर्स्ट इज पीपीई किट की सक्सेस। कि कोविड-19 पैंडेमिक जब आया तो वर्ल्ड जो था वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट था चाइना पे, कि चाइना ही सप्लाई करेगा, और चाइना से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ था, तो चाइना पर सवाल करने से भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था डेवलप्ड कंट्रीज को। वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा मुश्किलों में है और अभी भी उस क्राइसिस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया, जो कि एक भी पीपीई किट प्रोड्यूस नहीं करता था, वो रातों रात इतनी मेहनत करी, इतना ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट की, टाइम का, एनर्जी का, पैसे का, कि आज वर्ल्ड क्लास पीपीई किट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप कर दी। आज जीरो से लेकर के 10 लाख से भी ज़्यादा जो पीपीई किट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे यहाँ पर, जो जीरो पे हम होते थे उसको। तो इससे क्या हो गया? रिलायबिलिटी आई कि नहीं? आज वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की पीपीई किट्स हम सेंड कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को। केवल पीपीई नहीं, वेंटिलेटर्स देखो, हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो एक ड्रग के बारे में न्यूज़ निकल के आई थी कि ये कोविड-19 के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है, वो हमने सप्लाई की यूएसए को, ब्राज़ील को, इन कंट्रीज़ को। तो पहला सक्सेस का पॉइंट तो ये। दूसरा, सॉफ्ट पावर देखो, आज वैक्सीन मैत्री, इंडिया में खुद ने वैक्सीन डेवलप किया, खुद की पॉपुलेशन को भी इनोक्यूलेट कर रहे हैं, टीकाकरण हो रहा है, तो अपने आसपास के और जिन देशों के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है उन सभी की हम हेल्प कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली उनकी तरफ से। ऐसा नहीं कि भाई पहले तुम हमारे लिए कुछ करो। इवन हमने पाकिस्तान, कनाडा, इन कंट्रीज़ तक को भी हेल्प की है जो हमारे यहाँ पर सवाल उठाते रहते हैं। कैरेबियन आइलैंड से लेकर के ब्राज़ील तक हमने हेल्प प्रोवाइड की है। तो सॉफ्ट पावर, वैक्सीन मैत्री। तीसरा, कि इंडिया की जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया है मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने में। और ये चीज़ तो न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका की इंपॉर्टेंट
न्यूज़पेपर है, उसमें भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया है कि हिंदुस्तान सिरिंज जो है वो आज के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सप्लाई हो रही है। हिंदुस्तान सिरिंज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 मिनट में लगभग 6000 सिरिंज, इंजेक्शन देने की सिरिंज आती है ना, वो डेवलप हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये कि इंडिया ने जो है वो अपनी हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा बूस्ट दिया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के बेसिस पे। आज वर्ल्ड की टॉप 22 कंपनियां जो हैं वो इंटरेस्ट ले रही हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिनमें मोबाइल फ़ोन्स की अगर बात करें तो एप्पल से लेके सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां काम करना भी शुरू कर चुकी है। और आने वाले 5 साल में टारगेट क्या है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का कि हम 150 बिलियन का तो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगा, जिसमें $100 बिलियन हम एक्सपोर्ट करेंगे इतने के फ़ोन्स और हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स। तो ये भी एक रिलायबिलिटी का पॉइंट बनता है कि चाइना को इंडिया रिप्लेस करने के लिए रेडी है और कोशिश पूरी है और इंडिया पर विश्वास भी जताया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट देखो, इंडिया की जो 4th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करें तो उसमें इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस जेट्स की डिमांड रखी है कि आप प्रोड्यूस करो और इंडियन एयरफोर्स में हम डालेंगे। तो बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड में खुद के लिए हाईटेक फाइटर्स को प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया उनमें से एक हो चुका है कंसिडर। और आप देखोगे एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पे डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया इमर्ज हो रहा है। और साथ में हमें ये भी पता है कि डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया ने FDI ओपन कर दी है। आप देखो तो कितना ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। तो कॉन्करेंटली ये तो है ही पांचों चीज़ें, इसके अलावा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं कि कैसे भी करके हम मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पे इंटरनेशनल कंपनीज़ को हम हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट करें। आज आप देखोगे नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर कोई स्टैब्लिश करना चाहता है तो उसको केवल 15% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड में लोवेस्ट है। इससे ज़्यादा अट्रैक्शन का क्या स्कोप देख सकते हो आप। इसके अलावा FDI 100% तक अलाउड है मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिकली, ये देखो आप। तो साथ में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जहाँ पे सरकार की बोलबाला होता है, ब्यूरोक्रेट्स का कहना होता है, वहाँ पे उनमें भी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को सरकार ने कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है। लेबर लॉज को रिफॉर्म कर दिया गया है, टैक्सेशन को फेसलेस बना दिया गया है, जिससे कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट ना करे कंपनीज़ को। आज वर्ल्ड क्लास इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है हमारे यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ पर बहुत कम कर दी गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ की जा सके और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आज इंडिया जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े कंट्रीज से कम्पीट भी कर रहा है। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी है जिनको बीट भी कर चुका है, हरा भी चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट, वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं यही देख रहा है कि इंडिया एक नई आशा की किरण है, तो इसलिए कहीं ना कहीं सब लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं। अफ्रीका तो देखो पहले से देखता है, इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो भी अब इंडिया की तरफ ही देख रहे हैं। तो चाइना के पास में जो अपर हैंड था ना, क्या क्वालिटी, स्केल का, स्पीड का, स्किल मैन पावर का और वास्ट डोमेस्टिक मार्केट का, वहाँ पर इंडिया जो है एक रिप्लेसमेंट के तौर पे एकदम फिट होता है। जबकि चाइनीज मॉडल्स के लिए तो क्या बोला जाता है, चले तो रात तक नहीं, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। कम से कम वो ड्रॉबैक तो इंडियन प्रोडक्ट के साथ में ऐड नहीं है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, चाइना से और अपर हैंड है हमारे पास में। बस केवल एक मुद्दा क्या था देखो, कि क्वेड जो था वो अभी तक अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब क्वेड का साथ में आना और लीडर्स की मीटिंग होना, ये एक स्ट्रेटेजिक केस बन जाता है। और जब स्ट्रेटेजिकली जब कोलैबोरेशन करना शुरू कर देते हैं ना कंट्रीज, तो फिर बाद में चीज़ें जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं वो अपने आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो चाइना जो कि वर्ल्ड की फैक्ट्री थी, अब धीरे धीरे डेमोक्रेसीज उस फैक्ट्री से स्विच करना चाह रहे हैं और दूसरी डेमोक्रेटिक फैक्ट्री पर ही रिलाई करना चाहते हैं। तो क्वेड 2.0 जो है वो एक वायबल ग्लोबल अलायंस है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी है आज इंटरनेशनली। जहाँ पर आज जो बाइडन, जो कि अभी 2 महीने या 3 महीने, 2 महीने भी कंप्लीट अच्छे से अब होंगे उनकी प्रेसिडेंशियलशिप को स्टार्ट हुए, उसके पहले पहले ही वो क्वेड में अपनी पार्टनरशिप, अपनी जो प्रेजेंस है वो शो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए, और हमारी लीडरशिप ने भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा विल पावर दिखाई है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द इनजस्टिस सिस्टम। आर्टिकल लिखा है शालिनी नायर के द्वारा।
देखो, दो सेपरेट केसेस अभी मार्च के ही हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैट्रियार्की को प्रमोट करने की कोशिश की है, और दोनों में कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल हैं। उन सवालों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला केस है जिसको हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, उन्होंने ये कहा कि जो अक्यूज्ड है, क्योंकि केस क्या था उसमें टीनेज गर्ल के साथ में एक बंदा जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने ये कहा कि मैं तेरे से बड़ी होने के बाद में शादी कर लूँगा जब तू बालिग हो जाएगी 18 साल के बाद में। तो और उसी के बेसिस पे उसने लगातार उसका सेक्सुअल अब्यूज़ करता रहा, वो हरसमेंट करता रहा, रेप करता रहा बेसिकली, ठीक है। और ये झांसा दे करके कि भाई शादी कर लूँगा। तो हमारे चीफ जस्टिस ने भी यही सवाल पूछ लिया कि भाई क्या आप शादी करना चाहते हो इस लड़की से। तो बोले ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि वहाँ पर वो लड़की पहुँची है जस्टिस लेने के लिए और आप वहाँ पे सेटलमेंट करा रहे हो, क्योंकि जो एक ब्रुटैलिटी का सामना किया है ना उस लड़की ने, या फिर उसकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, वो रिस्पेक्ट जो, या फिर उसकी खुद की जो इंडिविजुअल डिग्निटी है वो कितना हार्म हुई है, उसको इग्नोर किया गया है। यहाँ पर राइटर ये बताना चाह रही हैं। साथ में दूसरा इंस्टेंस ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं बिना शादी के, जो बालिग लोग जो रहते हैं, वो किसी भी तरीके से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, और उस कंटिन्यूएशन में अगर मेल काउंटर पार्ट फीमेल काउंटर पार्ट के साथ में फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता है, इंटीमेट रिलेशनशिप को कंटिन्यू करता है, तो बोला उसको भी रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों केसेस में क्या हो गया, पैट्रियार्की का कहीं ना कहीं सेंस आ रहा है। बस यही चीज़ हाईलाइट करना चाह रही हैं। साथ में हमारे यहाँ पर जो इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 375 है, उसमें ये कहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर एक मैन के द्वारा अपनी वाइफ के साथ किया जाता है तो उसको रेप नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो लीगल प्रोविजंस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एग्जम्पशन दी हुई है कि शादी के बाद में जो कुछ भी रिलेशनशिप हो रही है मैन एंड वुमेन के बीच में, बोला उसको आप एक तरीके से एक ओपन वे में नहीं देख रहे हो। बस वही पॉइंट कि जो एक रेटोरिक चलता आ रहा है प्रीवियसली, जो एक माहौल बना हुआ है, बोला उसी को। तो एक वुमेन की जो बॉडीली ऑटोनॉमी है वो भी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है ना, उसका क्या। आप फंडामेंटल राइट्स की जब बात करते हो, आर्टिकल 21 की बात करते हो, तो उसमें बॉडीली ऑटोनॉमी की तो बात की जाती है ना, बस वही बात है। साथ में आईपीसी सेक्शन 370 के अंडर में जितने भी केसेस 2019 में आए उनकी काउंटिंग थी लगभग 32,033 रेप केसेस आए थे, ठीक है, सेक्शन 376 जो है रेप केसेस से। दूसरी तरफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो डेटा कलेक्ट हुआ इसके अंडर में, ठीक है, टोटल पॉइंट ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आईपीसी के सेक्शन 376 जो कि रेप से रिलेटेड सेक्शन है, उसमें 2019 में लगभग 32,033 रेप केसेस आए। उनमें से 1868 ऐसे केसेस थे जो कि स्ट्रेंजर्स का इन्वॉल्वमेंट था। 94% केसेस जो थे ना, उनमें तो कोई नॉन ही था जिसने सर्वाइवर के साथ में रेप किया था, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे नेबर हो, चाहे लिव इन पार्टनर हो, या फिर कोई सेपरेटेड हस्बैंड हो कि हाँ डिवीज़न हो गया उनके बीच में, डाइवोर्स हो गई, फिर उसके बाद में वो अपने जो मैरिटल रिलेशन है उसको, सेक्सुअल रिलेशन है उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो बोले ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैरिज एक बार हो गई तो उस केस में मैरिज के बाद में अगर सेक्सुअल वायलेंस अगर कंडक्ट होता है तो उसको मैरिज का नाम लेकर के आप इग्नोर नहीं कर सकते। साथ में WHO की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो जो इंटीमेट पार्टनर्स वायलेशन की अगर बात करें, ये वुमेन के अगेंस्ट सबसे बड़ा वायलेंस का केस बनाता है। मतलब सबसे ज़्यादा नंबर्स जो है ना केसेस, मतलब वुमेन की डिग्निटी या वुमेन के अगेंस्ट में जो वायलेंस होती है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी वायलेंस होती है, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, ठीक है। 15 से 49 साल की जो एज होती है ना वुमेन की, उसको रिप्रोडक्टिव एज बोला जाता है। उस एज फैक्टर में जो इंटीमेट पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पार्टनर्स को, जो वुमेन काउंटर पार्ट है उनको, और लगभग 27% जो है वो सेक्सुअल वायलेंस जो है वो इंटीमेट पार्टनर्स के द्वारा ही किए जाते हैं। आप देखो कितना बड़ा फिगर है। साथ में WHO का डेटा एक चीज़ और क्लियर कर रहा है कि इंडिया में जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, और टोटल केसेस में से कितना, वायलेंस के केसेस में से कितना, लगभग 35%। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि क्रिमिनलाइजेशन बढ़ना चाहिए,
या री एग्जामाइन करो, मतलब क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा देना चाहिए, ज़्यादा पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। बट राइटर बोल रही है कि री एग्जामाइन करने की ज़रूरत है कि डिमांड किस चीज़ की है, हमें ज़रूरतों को ध्यान में रखने की है ज़रूरत। क्योंकि आप एक स्ट्रेंजर अगर रेप में इन्वॉल्व होता है तो उसको जो आप पनिशमेंट देते हो, साथ में जब एक सर्वाइवर जिसका रेप हो गया उसका जब रेस्टिट्यूशन होता है, इसका रिस्टोरेशन होता है, या फिर वो कहीं अपने आप को उस पूरे ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर अगर उनको जो ज़रूरत है उनकी पूछी नहीं गई है कि कितना उनको लॉस हुआ है, तो वो चीज़ कैसे आप फुलफ़िल कर पाओगे। साथ में आज देखो कि जो रेप लॉज हैं उनके अंदर सर्वाइवल अगर जो सर्वाइव कर रहा है मैरिटल रेप के बाद में, उन लोगों को कहीं ना कहीं मॉनेटरी रिलीफ की बात करनी, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करना कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उनको बहुत सारी परेशानी हुई है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है उसके बेसिस पे ये फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। पर आप एक चीज़ बताओ, इमोशनल अब्यूज़ भी तो हो रहा है, उसका क्या? उस पर ये राइटर सवाल उठा रही हैं कि बोले कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो प्राइमरी साइट है ना, जो जेंडर्ड वायलेंस की, मेल और फीमेल के बीच में जो वायलेंस का जो मुद्दा है, उसकी प्राइमरी साइट क्या है? जो फैमिलीज़ है वो। तो बोले उन फैमिलीज़ में हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और साथ में उसी पर कंसिडरेशन फोकस करने की ज़रूरत है। आज जो मैरिटल रेप्स की अगर बात की जाए तो सितंबर 2017 का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एफिडेविट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसमें कहा था कि फैमिली ऑनर मतलब परिवार की इज्जत, उसको ध्यान में रख कर के जहाँ पर भी अगर मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल डाउन करना, बोला उसी पर फोकस किया जाना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि जो सर्वाइवर है जिसके साथ में रेप हुआ है, सेक्सुअल वायलेंस उसके साथ में हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वहीं पे फंसी रह जाए। दूसरा, फोर्स्ड मैरिज एक अपने आप में बहुत कॉमन एक सिस्टम देखने को मिलता है हमारे कंट्री की पर्टिकुलर बात की जाए, जिसमें मान लो कोई भी वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करने वाली फीमेल है, उसका रिलेशनशिप अगर किसी के साथ में सेटल किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उन बैकग्राउंड की जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने देखो बैन भी किया था कि जब भी रेप की सर्वाइवर का या जो सर्वाइव कर चुकी है उसका रेप हुआ है या नहीं, तो 2013 के एक वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बैन कर दिया था कि 2 फिंगर टेस्ट नहीं होगा अगर किसी भी लेडी या किसी भी फीमेल के साथ में अगर रेप होता है। तो इसमें बेसिकली चेक किया जाता है 2 फिंगर टेस्ट में कि जो हाइमन होती है ना, वेजाइना में एक लेयर होती है, राइट, तो उससे चेक करते हैं कि वाकई में रेप हुआ है या नहीं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई वुमेन वो अगर मैरिड है और उसके साथ में अगर उसका रेप हो जाए और फिर उसके बाद में 2 फिंगर टेस्ट अगर उनका कंडक्ट करवाया जाए क्योंकि वो इस चीज़ के लिए केस कर चुकी हैं कि भाई मेरा रेप हुआ है, तो इसका मतलब उनका रेप कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण बन जाती है। तो हायरार्की जो चलती आ रही है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण बनती रहती है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ऐसे ही ऑलमोस्ट 50 साल हो गए, एक मथुरा रेप केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में बिल्कुल डिसमिसल दे दिया था कि भाई कोई साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं कि जो सर्वाइवर है उसने स्ट्रगल किया था रेप के टाइम पे, क्योंकि जो आदिवासी लड़की थी उस केस के अंदर, ठीक है, एक आदिवासी लड़की थी, उस पर एक पुलिस स्टेशन में असॉल्ट किया गया था। दैट मीन्स कस्टडी में रख करके कस्टडियल रेप हुआ था वो एक तरीके से। तो उस केस में आप देखोगे कि वहाँ पर उस आदिवासी लड़की के साथ में जो कुछ भी था, वहाँ पर जब आदिवासी लड़की के साथ में इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरी स्क्रूटनी हुई, तो बोला कि कोई भी साइन नहीं देखा जा रहा है जहाँ पर उसने ऑब्जेक्शन किया हो। एक हिस्टोरियन है उमा चक्रवर्ती, उन्होंने ये कहा कि ये तो प्रोटेक्टिव कस्टडी कंसिडर की जाती है पुलिस थाने को और उनको वहाँ पे, तो वहाँ पर कस्टडियल वायलेंस हो रहा है ये तो बोले इसको कस्टडियल वायलेंस ही मैं कंसिडर करूँगी, ये राइटर बोलना चाह रही है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत सारे एक्टिविस्ट ने एक साथ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, कि जो मथुरा केस है ना उसको आप रिपीट मत करो और उसको करेक्ट करो, क्योंकि कंसेंट
जहां पर होती है वहां पर सबमिशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर राजीनामा है तो वहां पर सबमिशन है कि हाँ ठीक है, जो भी होगा इंटीमेशन में जो भी रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू। पर सबमिशन अगर कोई कर रहा है तो वो तो डर की वजह से भी तो कर सकता है ना, वहां पर कोई कंसेंट थोड़े ना है, वहां पर राजीनामा हो ये कोई जरूरी थोड़े ना है। तो इस चीज को करेक्ट करने की जरूरत है। तो एक दूसरा कि जब कभी भी कोर्ट्स में कभी भी बातचीत होती है तो रेप जो पॉइंट है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करके दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। तो ज़रूरत क्या है कि केवल सबमिशन को आप ये बोलो कि सबमिशन जो है या फिर ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसका मतलब वो नहीं है कि वो कंसेंट है। ठीक है, वो फोर्सफुल भी तो हो सकता है बाहर ही कोई धमकियां मिल रही हो जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाए, राइट। तो ये राइटर बोलना चाह रही हैं कि यहां पर एक जो वायलेंस हो रही है वुमेन के अगेंस्ट में उसको सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरीके से डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।